नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज है 30 अप्रैल 2022 और हमने 30 अप्रैल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है सबको कवर करने की कोशिश की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आने वाली आरआरबी की ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो और साथ में ही एसएससी और बैंक के लिए भी अति उपयोगी है। तो वीडियो को अंत तक देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट जो हाल ही में घटित हुए हैं। लेते हैं इनके ऊपर एक ओवरव्यू। हाल ही में किस देश में पहली बार H3N8 बर्ड फ्लू के संक्रमण का मामला इंसानों में देखा गया है? चीन में। हाल ही में आदित्य बिरला कैपिटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनाई गई है? विशाखा मुले। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मवाई किवा का निधन हो गया है? केन्या के। हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लॉन्च किया है? केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने। हाल ही में वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में सिपरी डाटा के अनुसार भारत देश का कौन सा स्थान है? तीसरा। और हाल ही में चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सर डेविड एटनबरो को। हाल ही में भारत के किस राज्य ने ब्रो एट 63 बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाई है? उत्तराखंड। हाल ही में जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार से किस देश के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है? यूक्रेन के। और हाल ही में प्राणहिता पुष्करलू त्यौहार 2022 हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तेलंगाना में। हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया ने किस बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडियन बैंक के साथ। अप्रैल 2022 में मिसाइल लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया? चीन में। और हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संगीत को बढ़ावा देने के लिए परियोजना शुरू की गई है? मेघालय में। हाल ही में किसे टाटा सन्स के नए अध्यक्ष पद पर पुनः नियुक्त किया गया है? एन चंद्रशेखरन को। हाल ही में WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? जिनेवा में। हाल ही में पॉस्को ने शोध के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? IIT दिल्ली। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग 2022 संवाद का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया, उसका नाम क्या है? दूध वाणी। दोस्तों एक थे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन फैक्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे पेपर्स के लिए, एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मेहनत से बनाया गया है, तो आप इसे ध्यान से देखिए। किस पद को भारतीय तट रक्षक बल में कमीशन किया गया है? दोस्तों ये किया गया ऑप्शन ए ऊर्जा प्रवाह को। ऊर्जा प्रवाह को हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल में कमीशन किया गया है। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ऊर्जा प्रवाह पद को भारतीय तट रक्षक बल में कमीशन किया गया है। गुजरात के भरूच में भारतीय तट रक्षक बल में ऊर्जा प्रवाह नाम का एक नया पद कमीशन किया गया है। यह तट रक्षक जिला मुख्यालय 4 केरल और माहे की परिचालन कमान के अधीन होगा। यह समुद्र में तैनात ICG जहाज़ों को रसद सहायता प्रदान करने में भारतीय तटरक्षक बल की संचालन क्षमता को बढ़ाएगा। इसे EEZ और लक्षद्वीप मिनीकॉय द्वीपों सहित समुद्री परिचालन क्षेत्र में दूर दराज के क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। जाने दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल के बारे में। यह एक सशस्त्र बल, समुद्री खोज और बचाव और कानून प्रवर्तन जैसी एजेंसी है। यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। लेते हैं अगला प्रश्न। किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 दिया गया है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर ध्यान दीजिए, पेपर में आने की पूरी संभावना है। किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 दिया गया? दोस्तों दिया गया ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टेपन को। मैक्स वर्स्टेपन को जो है 2022 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया है। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। 23वें वार्षिक लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 के विजेताओं की घोषणा सेविले स्पेन से प्रसारित एक डिजिटल समारोह में की गई है। 2021 फार्मूला 1 विश्व चैंपियन मैक्स वर्स्टेपन, बेल्जियम डच रेसिंग ड्राइवर और जमैका ओलंपिक स्प्रिंटर एलन थॉम्सन हेरा ने क्रमशः वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 और वर्ष 2022 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन जीता है। ठीक दोस्तों, यह मैक्स वर्स्टेपन का पहला लॉरियस पुरस्कार और उनका दूसरा नामांकन है। 2022 के लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह की मेजबानी ओलंपियन लिंडसे वॉर्निक की, जो अब तक की सबसे महान महिला स्कीयर है।
दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे लोरियस अवार्ड से संबंधित। लेते हैं कुछ श्रेणी। लोरियस अवार्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का जो विजेता कौन है, यह है मैक्स वर्स्टापेन। उनका कौन सा खेल है, ये मोटर रेसिंग। उनका किस देश से है, नीदरलैंड से। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे मिला है, एलन थॉम्सन हेरा को, और ये एथलीट से संबंधित है और जमैका से ये संबंधित है। लोरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है, इटली पुरुष फुटबॉल टीम को। ये किससे संबंधित है, फुटबॉल से, और किस देश से है, इटली से। लोरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर ये अवार्ड किसे दिया गया है, एम्मा राडुकानु को। ये टेनिस से संबंधित है और ये यूनाइटेड किंगडम देश से है। लोरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर ये अवार्ड दिया गया स्काई ब्राउन को, जो कि स्केट बोर्डिंग खेल से संबंधित है और ये यूके की रहने वाली है। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड थे जो कि लोरियस अवार्ड दिए गए हैं 2022 के, तो इससे संबंधित थे। आप इसे ध्यान से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसी में से आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न। विश्व पेंगुइन दिवस कब मनाया गया, दोस्तों ये कब मनाया गया, तो ये बनाया गया ऑप्शन ए 25 अप्रैल को। हाल ही में 25 अप्रैल को विश्व पेंगुइन दिवस मनाया गया। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। विश्व पेंगुइन दिवस प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले पेंगुइन अद्वितीय जलीय उड़ान रहित पक्षियों को मनाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पेंगुइन के सामने आने वाले खतरों और चुनौतियों के बारे में जागरूकता पैदा करना भी है। अंटार्कटिक और दक्षिण महासागर गठबंधन यानी ASOC के अनुसार 25 अप्रैल एडेली पेंगुइन के वार्षिक उत्तरी प्रवास के साथ मेल खाता है। यह पेंगुइन की प्रजाति है, 2 अंटार्कटिका के मूल निवासी है। 20 जनवरी को हर साल पेंगुइन जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि उड़ानहीन पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। ठीक है दोस्तों, 25 अप्रैल को जो है पेंगुइन दिवस मनाया जाता है और 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस। तो ये दोनों अलग अलग फैक्ट है, इसे आप याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लेते हैं अगला प्रश्न। किसने सर्बिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है, दोस्तों ये जीता है ऑप्शन डी आंद्रे रूबलेव ने। आंद्रे रूबलेव ने अभी हाल ही में सर्बिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, ये आंद्रे रूबलेव की है। जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। रूस के आंद्रे रूबलेव ने सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता सिंगल्स खिताब जीत लिया है। उन्होंने बेलग्रेड में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 6-2, 6-7, 6-0 से हराया। रूबलेव ने के लिए यह सीज़न जो तीसरा खिताब है ये। इससे पहले उन्होंने मार्सेली और दुबई टेनिस टूर्नामेंट जीता था। रूबलेव ने 2022 में सर्वाधिक खिताब जीतने की राफेल नाडाल के रिकॉर्ड के बराबरी कर ली। दोस्तों ये कुछ फैक्ट थे सर्बिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट से संबंधित, इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। नौसैनिक कमांडरों का पहला सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया, दोस्तों ये कहाँ शुरू किया गया, ये शुरू किया गया ऑप्शन ए नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। नौसैनिक कमांडरों का पहला सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ। 4 दिन के सम्मेलन में भारतीय नौसेना के सभी प्रचालन और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। इस दौरान प्रमुख संचालन सामग्री, रसद, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधि की समीक्षा की जाएगी। सम्मेलन में नौसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ाने और संचालन को अधिक प्रभावी तथा कुशल बनाने में उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कमांडरों द्वारा मेक इन इंडिया के माध्यम से स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। लेते हैं अगला प्रश्न। किस उड़िया लेखिका का हाल ही में निधन हुआ है, दोस्तों ये हुआ है ऑप्शन डी वीणा पानी मोहंती का। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वीणा पानी मोहंती का है जिनका हाल ही में निधन हुआ है और ये एक उड़िया लेखिका थी। अब जानते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। 24 अप्रैल 2022 को प्रख्यात उड़िया लेखिका वीणा पानी मोहंती का उड़ीसा के कटक में निधन हो गया। उनका जन्म 11 नवंबर 1936 को चंदोल, केंद्रपाड़ा, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश राज्य में हुआ था। वीणा पानी मोहंती का 1960 में गोटी रतीरा कहानी के प्रकाशन के साथ एक कहानीकार के रूप में शुरू हुआ। वह अपने काम पटादेई, कस्तूरी मृग, ओ सबूजा अरण्य, खेला घर, नायकू रास्ता, वस्त्रहरण, अंधकाकारा के लिए जानी जाती है। उन्होंने 3 उपन्यास भी लिखे हैं, सितारा सोनीता, मनस्विनी
और कुंतला और एक नाटक शकुंतला और क्रांति। 1990 में उन्होंने पेटादई कहानियों के संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। 2020 में उन्हें साहित्य और शिक्षा श्रेणी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उड़ीसा साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिष्ठित अतिबाड़ी जगन्नाथ दास पुरस्कार और उड़ीसा सरकार द्वारा सरला सम्मान भी उन्होंने जीता है। दोस्तों कुछ फैक्ट थे वीणा पानी मुंशी से संबंधित जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। लेते हैं अगला प्रश्न। भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कुल कितने पदक जीते? दोस्तों जीते हैं ऑप्शन डी 17। अभी हाल ही में भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 17 पदक जीते हैं। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। 30 सदस्यीय भारतीय दल ने 19 अप्रैल 2022 से 24 अप्रैल 2022 तक मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के 35वें संस्करण में भाग लिया, जिसमें भारतीय पहलवानों ने 17 पदक हासिल किए, जिसमें 1 स्वर्ण 5 रजत 11 कांस्य पदक शामिल हैं। रवि कुमार दहिया पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल श्रेणी में एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता हैं। उन्होंने तकनीकी श्रेष्ठता पर कजाकिस्तान के राखत कलजान को हराया। रवि कुमार 2020 में नई दिल्ली भारत में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में अलमाटी कजाकिस्तान और 2022 में उलान बटार मंगोलिया में क्रमशः 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे एशियाई कुश्ती से संबंधित, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। इसमें रवि कुमार दहिया द्वारा जो उपलब्धि हासिल की गई है इसे आप विशेष प्रकार से याद कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, इसे आप नोट कर लीजिए। इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जानते हैं अब 2022 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप पदक तालिका के बारे में। दोस्तों इस पर जो है जापान जो है पहले नंबर पर रहा, दूसरे पर ईरान, तीसरे पर कजाकिस्तान और 5वें नंबर पर भारत रहा। जापान ने 10 स्वर्ण जीते, 2 रजत और 9 कांस्य पदक जीते। सब कुल कितने पदक जीते हैं? 21। ईरान ने 10 स्वर्ण, 2 रजत, 3 कांस्य और कुल 15 पदक इसने जीते हैं। वही कजाकिस्तान ने 5 स्वर्ण, 8 रजत, 8 कांस्य पदक सहित कुल 21 पदक जीते हैं। वही भारत ने 1 स्वर्ण, 5 रजत, 11 कांस्य के साथ कुल 17 पदक जीते हैं और वह 5वें स्थान पर रहा है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप से। इसमें हमने पदक तालिका के बारे में भी जाना है, इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। लेते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाली पेपर्स के दृष्टिकोण से। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो जो है आपके लिए विशेष तौर पर बनाया गया है, इसे कमेंट्स बॉक्स में हमें अवश्य लिखें। इससे हमें हौसला बढ़ता है, मोटिवेट मिलता है, ताकि हम और अच्छे अच्छे फैक्ट लेकर आए आपके लिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे, जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। लेते हैं अगला प्रश्न। रॉबर्ट गोलोब किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? दोस्तों चुने गए हैं ऑप्शन सी स्लोवेनिया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये रॉबर्ट गोलोब की है और ये स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। जानते हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री चुनाव में रॉबर्ट गोलोब ने 3 बार के प्रधानमंत्री रहे जेनेज जनसा को हरा दिया। गवर्निंग कंजर्वेटिव स्लोवेनियाई डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए लगभग 24% की तुलना में फ्रीडम मूवमेंट ने लगभग 34% वोट जीते। चुनाव में 7% वोट न्यू स्लोवेनिया पार्टी को, 6% से अधिक थोड़े अधिक वोट सोशल डेमोक्रेट और केवल 4% वोट वाम दल को हासिल हुए हैं। 55 वर्षीय पूर्व बिजली कंपनी प्रबंधक ने चुनाव को लोकतंत्र पर जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम ऑफ डेमोक्रेसी का प्रचार करते हुए सामान्यतः बहाल करने का वादा किया है। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं स्लोवेनिया के बारे में। स्लोवेनिया की जो राजधानी क्या है? जुब्लजाना। स्लोवेनिया की मुद्रा क्या है? यूरो। और स्लोवेनिया के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? बोरुत पहो। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे स्लोवेनिया से संबंधित। लेते हैं अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट। दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है जो पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं सवाल, तो हमने इसके लिए एक विशेष सेगमेंट तैयार किया है। लेते हैं इसके बारे में कुछ ओवरव्यू। हाल ही में रूस ने किस देश को हराकर डेविस कप टूर्नामेंट 2021 जीता है? दोस्तों ये जीता है क्रोएशिया ने। किस टेनिस खिलाड़ी ने मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट 2022 जीता है? ये जीता है राफेल नडाल ने।
किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो जीती है मणिपुर ने। किस राज्य में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट कप का आयोजन किया जाएगा? दोस्तों किया जाएगा केरल में। किसे ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? शशि सिन्हा को। किसे वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक बनाया गया है? रेणु सिंह को। मध्य प्रदेश सरकार ने किस शहर में पहला ड्रोन मेला आयोजित किया है? ग्वालियर में। और हाल ही में कौन बोट्समान मेडल के लिए चुने गए पहले भारतीय बने हैं? तो ये बने दीपक धर। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर प्रश्न उत्तर है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में आने की संभावना इनकी ज़्यादा है। इसे आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। लेते हैं अगला प्रश्न। विश्व स्टेशनरी दिवस कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया ऑप्शन बी 27 अप्रैल को। हाल ही में 27 अप्रैल को विश्व स्टेशनरी दिवस मनाया गया है। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। 27 अप्रैल को मनाया गया विश्व स्टेशनरी दिवस 2022। प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंतिम बुधवार को विश्व स्टेशनरी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिन 27 अप्रैल को था। यह कंप्यूटर का उपयोग करने के बजाय कागज़ का उपयोग करने तथा दुनिया में स्टेशनरी के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन स्टेशनरी के उपयोग को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट थे विश्व स्टेशनरी दिवस 2022 से संबंधित जो कि 27 अप्रैल को बनाया गया। जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। एशिया का सबसे बड़ा खाद्य मेला आहार 2022 कहाँ शुरू किया गया? दोस्तों शुरू किया गया ऑप्शन बी भारत में। हाल ही में भारत में एशिया का सबसे बड़ा खाद्य मेला आहार 2022 शुरू किया गया है। अब जानते हैं उसके बारे में कुछ फैक्ट। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का यह 36वां संस्करण है। इस मेले की शुरुआत 26 अप्रैल 2022 को हुई जो 30 अप्रैल 2022 तक चलेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार कृषि उत्पादों के विभिन्न खंडों के 80 से अधिक निर्यातक जिनमें भौगोलिक संकेत उत्पाद, प्रसंस्कृत खाद्य, जैविक और जमे हुए खाद्य उत्पाद शामिल है, मेले में भाग लेंगे। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी APEDA की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत की गई है और इस प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 से संबंधित जो कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान पर इसे आयोजित किया गया था और इसका ये 36वां संस्करण था और ये एशिया का सबसे बड़ा था दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। लेते हैं अगला प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आने की इसकी संभावना अत्यधिक है। जानते हैं इसके बारे में। किसने अंतरिक्ष ईंट का निर्माण किया है? तो दोस्तों ये किया है ऑप्शन ए इसरो ने। ठीक है दोस्तों, हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष ईंट का निर्माण किया है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये अंतरिक्ष ईंट की है। जानते हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसरो और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने अंतरिक्ष ईंट बनाई है जिससे मंगल पर कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा किया जा सकेगा। वैज्ञानिकों की तरफ से इस खास ईंट को बनाने के लिए मंगल की सिमुलेंट सॉइल यानी प्रतिकृति मिट्टी और यूरिया का इस्तेमाल किया गया है। वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया आधारित टेक्नोलॉजी मदद से अंतरिक्ष ईंटों को बनाया है। उन्होंने सबसे पहले मंगल की मिट्टी स्पोरोसार्सिना पेस्टोरी नाम के बैक्टीरिया, गुआन गम, यूरिया और निकल क्लोराइड को एक साथ मिला लिया। इसके बाद इस घोल को मिट्टी के आकार में सांचों में ढाल दिया। बैक्टीरिया ने कुछ दिनों बाद यूरिया को कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल में बदल दिया। तो इस प्रकार दोस्तों ये अंतरिक्ष ईंट का निर्माण हुआ और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे अंतरिक्ष ईंट से संबंधित। ठीक है, जैसे कि अभी हाल ही में इसरो और IISc बेंगलुरु ने बनाया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। 100% यानी 100% परिवारों को चिकित्सा सुविधा देने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? दोस्तों ये बना है ऑप्शन ए सांबा। ठीक है दोस्तों, सांबा जिला जो है 100% यानी 100% परिवारों को चिकित्सा सुविधा देने वाला देश का पहला जिला बन गया है। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग का सांबा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया है।
सांबा जिले में 11 अप्रैल से 21 अप्रैल तक राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के विशेष पंजीकरण अभियान के बाद यह उपलब्धि हासिल हुई है। सांबा जिले में कुल 62,641 परिवार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गोल्डन कार्ड के लिए पात्र हैं। इस कार्ड पर सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का उपचार निःशुल्क कराया जा सकता है। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसे आप नोट कर लीजिए। लेते हैं अगला प्रश्न, किसे लाइट अवार्ड के लिए चुना गया है? ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में लाइट अवार्ड प्रदान किया गया है और किसे प्रदान किया गया? ये किया गया है ऑप्शन ए किशोर दास को। किशोर दास को जो है लाइट अवार्ड प्रदान किया गया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। दोस्तों ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये किशोर दास की है। लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने राष्ट्रमंडल के प्रमुख के रूप में बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व करने वाले किशोर कुमार दास को उनकी स्वैच्छिक सेवा के सम्मान में 223वें कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार के रूप में मान्यता दी है। एक स्वैच्छिक संगठन, ठीक है दोस्तों, जो कि शैक्षिक से संबंधित है, जिसने शिक्षा तक स्तर में सुधार किया है। पॉइंट ऑफ लाइट उत्कृष्ट व्यक्तिगत स्वयंसेवकों को प्रदान किया जाता है, वे लोग जो अपने समुदाय में बदलाव कर रहे हैं। विद्या नोडो एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना किशोर दास ने 2013 में की थी। यह बांग्लादेश के गरीब समुदाय की मदद करता है और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों को करता है। नींव केवल 22 छात्रों के साथ शुरू हुई थी, जो अब काफ़ी हद तक बढ़ गई है। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। पॉइंट ऑफ लाइट जो कि पुरस्कार दिया गया है बांग्लादेश के किशोर कुमार दास को। लेते हैं अगला प्रश्न, कौन सा देश रियल टाइम लेन देन में दुनिया में पहले स्थान पर है? ठीक है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। कौन सा देश रियल टाइम लेन देन में दुनिया में पहले स्थान पर है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन बी भारत। हाल ही में जो भारत है रियल टाइम लेन देन में दुनिया के पहले स्थान पर पहुंचा है। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। रियल टाइम लेन देन पर ACI वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत का रियल टाइम लेन देन बढ़कर 48.6 बिलियन हो गया है। यह चीन का लगभग 3 गुना है, जो भारत के बाद 18 अरब लेन देन के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत की लेन देन की मात्रा अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस की संयुक्त मात्रा से 7 गुना अधिक है, जो 7.5 बिलियन है। व्यापारियों के बीच QR कोड भुगतान और UPI आधारित मोबाइल भुगतान ऐप की वृद्धि के साथ साथ कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल भुगतान के उपयोग में वृद्धि ने वास्तविक समय के भुगतान को 2021 में बढ़ावा दिया है। लेते हैं अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल डांस डे 2022 ये कब बनाया गया? दोस्तों ये बनाया गया है ऑप्शन सी 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल 29 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दुनिया भर के लोगों को विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में प्रोत्साहित और शिक्षित करता है। यह आधुनिक बैले के निर्माता जीन जॉर्जेस नोवेरे की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इसकी घोषणा पहली बार 1982 में इंटरनेशनल डांस काउंसिल द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर थे इंटरनेशनल डांस डे से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस से संबंधित। इसे आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेते हैं अगला प्रश्न, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से इस्तीफा दिया है? दोस्तों ये दिया है ऑप्शन बी रूस ने। हाल ही में रूस ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से इस्तीफा दिया है। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। रूस ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से इस्तीफा दिया। रूस ने अपने निलंबन पर निर्धारित मतदान से पहले संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से खुद को अलग करने का फैसला किया है। नियमों के अनुसार किसी सदस्य देश को निलंबित करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के बारे में जानते हैं दोस्तों। अब कुछ लेते हैं फैक्ट इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। यह दुनिया में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मैड्रिड, स्पेन में। ठीक है दोस्तों, तो इस संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से कुछ संबंधित फैक्टर थे। लेते हैं अगला प्रश्न, किसे नेस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है ऑप्शन डी कृष्णन रामानुजन को। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में कृष्णन रामानुजन को
नेस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये कृष्णन रामानुजम की है, जिन्हें अभी हाल ही में नेस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब जानते हैं उसके बारे में कुछ फैक्ट। कृष्णन रामानुजम को 2022-23 के लिए नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के वरिष्ठ कार्यकारी कृष्णन रामानुजम को नेस्कॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। रामानुजम ने भारत में एक्सचेंज की अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रबंध निदेशक रेखा एम मेनन का स्थान लिया है। कृष्णन वर्तमान में नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज के उपाध्यक्ष थे। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी को 2022-23 के लिए नेस्कॉम का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना 1988 में सॉफ्टवेयर उद्योग के एक संघ के रूप में हुई थी। ये भारत में टेक उद्योग का प्रमुख व्यापार निकाय और चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। और देवजानी घोष नेस्कॉम के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट रिवीजन फैक्ट, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशन फैक्ट के साथ हम लेकर आए आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आए। दोस्तों ये वीडियो को कैसा लगा हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप लिखिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको पाएंगे कि इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको एक नई जानकारी देता है, काफ़ी नॉलेजफुल है। वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों आप इसका जो PDF है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।